नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टूडेंट हब पर। आ गए हम आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्री डीएलएड के फॉर्म भरे जाने शुरू हो गए हैं। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हमारे वीडियोस रोज़ देखा करें और हम चैनल पर डेली के 50 क्वेश्चन अपलोड करेंगे। ये 50 क्वेश्चन आपकी जीके को स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपकी तैयारी कैसी है इसका आप समय मूल्यांकन कर पाएंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। प्रश्न नंबर 1, एकीकरण के समय राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत कौन सी थी? दोस्तों, प्री डीएलएड के एग्ज़ाम में एकीकरण से संबंधित 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए एकीकरण जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत कौन सी थी? दोस्तों, जयपुर रियासत नहीं थी, क्योंकि जयपुर रियासत में सर्वाधिक जनसंख्या थी। किशनगढ़ नहीं थी, बांसवाड़ा भी नहीं थी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शाहपुरा। प्रश्न नंबर 2, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? दोस्तों, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? बांसवाड़ा नहीं थी दोस्तों, अलवर भी नहीं थी, जोधपुर भी नहीं थी। प्रथम रियासत थी जिसने शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया था, डूंगरपुर थी। और डूंगरपुर ने कब लगाया था प्रतिबंध? 1947 में शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद है, एकीकरण के समय राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है प्री डीएलएड के एग्ज़ाम में। तो केंद्र शासित प्रदेश एकमात्र कौन सा था दोस्तों? बांसवाड़ा एक रियासत थी दोस्तों, इसलिए ये ऑप्शन हट गया। डूंगरपुर भी एक रियासत थी, जयपुर भी एक रियासत थी। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। और एकीकरण के अंतिम चरण में इसे राजस्थान में मिलाया गया था। इसके बाद है, जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश किस समिति द्वारा दी गई थी? दोस्तों, जो एकीकरण का चौथा चरण था उसमें जयपुर को राजधानी बनाया गया था। चौथा चरण कब समाप्त हुआ था? 30 मार्च 1949 को चौथा चरण समाप्त हुआ था। और इस चरण में जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश किसके द्वारा दी गई थी? तो सिफारिश देने का कार्य किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? श्री पी सत्यनारायण समिति द्वारा दिया गया था। और जो हरिभाऊ उपाध्याय समिति है उसने 5वें चरण में मत्स्य संघ को संयुक्त राजस्थान में शामिल होने के लिए सिफारिश दी थी। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, श्री पी सत्यनारायण समिति। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, पाकिस्तान के कितने राज्यों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है? दोस्तों, पाकिस्तान के कितने राज्यों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है दोस्तों? तो 3 राज्यों की नहीं लगती, 4 की भी नहीं लगती और 1 राज्य की भी नहीं लगती। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, 2 राज्यों की सीमा। तो 2 राज्य कौन से हैं दोस्तों? एक तो है पंजाब प्रांत और दूसरा है सिंध प्रांत। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? दोस्तों, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर अंतर्राज्यीय सीमा की बात की जा रही है। तो अंतर्राज्यीय सीमा कितने जिलों के साथ लगती है? 3 राज्यों के साथ नहीं लगती, 2 राज्यों के साथ नहीं लगती और 4 राज्यों के साथ भी नहीं लगती। 5 राज्यों के साथ राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। दोस्तों, ये 5 राज्य कौन से हैं? सबसे पहले जो राज्य राजस्थान से सीमा बनाता है वो है पंजाब, सबसे ऊपर। उसके बाद हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर गुजरात। तो ये 5 राज्य राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। प्रश्न नंबर 7, कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है दोस्तों? जसवंत थड़ा जोधपुर को नहीं कहा जाता कांठल का ताजमहल, अबली मेणी का महल नहीं,
और जो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट है। काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ को कांठल का ताजमहल कहा जाता है। दोस्तों, कांठल प्रदेश प्रतापगढ़ को कहा जाता है। और कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? माही नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है। और जो जसवंत थड़ा जोधपुर है उसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। और अबली मिनी का जो महल है कोटा में, उसे हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स बिल्कुल नहीं है। प्रोसेपिस सिनेरेरिया बिल्कुल नहीं है। टेकोमेला आंडुलेटा बिल्कुल नहीं है। गजेला गेजेला चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट है। और क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स दोस्तों, यह गोडावन का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? गोडावन का वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। प्रोसेपिस सिनेरेरिया दोस्तों, यह खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है, खेजड़ी का। और जो टेकोमेला अंडुलेटा है, यह रोहिडा का वैज्ञानिक नाम है। और जो गजेला गजेला है वो चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, गागरोनी तोता किस जिले का शुंभकर है? दोस्तों, जो गागरोनी तोता है वो किस जिले का शुंभकर है? तो गागरोनी तोता बांसवाड़ा का शुंभकर बिल्कुल नहीं है, कोटा का नहीं है, बारां का नहीं है। ऑप्शन 2 राइट है हमारे पास, झालावाड़ जिले का शुंभकर है। दोस्तों, जो शुंभकर है वो नया टॉपिक ऐड किया गया है राजस्थान जीके में। और पिछले साल यह टॉपिक नहीं था प्री डीएलएड में, लेकिन इस साल यह टॉपिक ऐड किया जा रहा है। तो इस साल संभावना रहेगी कि इसमें से 33 जिलों के शुंभकर आपको याद होने चाहिए। और संभावना पूरी है कि एग्ज़ाम में 1-2 जिले के शुंभकर पूछ लिए जाएंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? दोस्तों, जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 11% नहीं है, 8.7% भी नहीं है, 9.01% नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर है यहाँ हमारा 10.41% राजस्थान का क्षेत्रफल है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? दोस्तों, हीरालाल शास्त्री को आधुनिक राजस्थान का निर्माता नहीं कहा जाता, टीकाराम पालीवाल को भी नहीं कहा जाता, जयनारायण व्यास को नहीं कहा जाता, मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों, क्यों कहा जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उस समय मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। इसी कारण उन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। और जो हीरालाल शास्त्री हैं दोस्तों, वो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है। और जयनारायण व्यास जो हैं वो एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो मनोनीत भी हैं और निर्वाचित भी हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, भीलों की पाल किस जिले को कहा जाता है? दोस्तों, तो भीलों की पाल उदयपुर को नहीं कहा जाता, सिरोही को नहीं कहा जाता, बांसवाड़ा को भी नहीं कहा जाता। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा, डूंगरपुर को भीलों की पाल कहा जाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13, डांग की रानी किस जिले को कहा जाता है? दोस्तों, डांग क्षेत्र है तो डांग क्षेत्र भरतपुर, धौलपुर, करौली के आसपास का क्षेत्र है, उसे डांग क्षेत्र कहा जाता है। और डांग की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों, तो डांग की रानी भरतपुर को नहीं कहा जाता, टोंक को नहीं कहा जाता, सवाई माधोपुर को नहीं कहा जाता, डांग की रानी करौली जिले को कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, राजस्थान के हिमालय का जल लाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? दोस्तों, राजस्थान में हिमालय का जल लाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो चंबल नदी नहीं है दोस्तों, बनास नदी नहीं है, माही नदी भी नहीं है, घग्गर नदी राजस्थान में हिमालय का जल लाती है। क्योंकि जो घग्गर नदी का उद्गम स्थल है वो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ जो हिमालय में स्थित हैं, वहाँ से इसका उद्गम होता है, इसीलिए ये हिमालय का जल राजस्थान में लाती है।
इसके बाद प्रश्न नंबर 15, गणेश्वर की सभ्यता किस जिले में स्थित है दोस्तों? गणेश्वर की सभ्यता नागौर में नहीं है दोस्तों, झुंझुनू में भी नहीं है, अलवर में भी नहीं है, सीकर में है। जो गणेश्वर सभ्यता है नीम का थाना सीकर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? नीम का थाना, नीम का थाना। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? दोस्तों बेणेश्वर मेला प्रसिद्ध मेला है आदिवासियों का, और यह किस जिले में लगता है? उदयपुर में नहीं लगता, बांसवाड़ा में नहीं लगता, प्रतापगढ़ में नहीं लगता, यह लगता है डूंगरपुर में। तो यहाँ पर 3 नदियों का संगम है जहाँ पर यह मेला लगता है। और इसके पश्चात प्रश्न नंबर 17, राजस्थान की मरुगंगा किस नहर परियोजना को कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान की मरुगंगा गंग नहर परियोजना को बिल्कुल नहीं कहा जाता, सिद्धमुख नहर परियोजना को नहीं कहा जाता, इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसके बाद प्रश्न नंबर 18, राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना जिसमें केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई करने का प्रावधान है। दोस्तों जो प्रथम नहर परियोजना है जिसमें केवल सिंचाई जो फव्वारा पद्धति होती है, स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, उसके द्वारा ही आप सिंचाई कर सकते हैं, अन्य तरीकों द्वारा सिंचाई नहीं की जाती। तो वो एकमात्र परियोजना कौन सी है? गुड़गांव नहर परियोजना नहीं है दोस्तों, भरतपुर नहर परियोजना नहीं है, सिद्धमुख नहर परियोजना नहीं है, नर्मदा नहर परियोजना यहाँ पर राइट आंसर है। दोस्तों जो नर्मदा नहर परियोजना है वो जालौर और बाड़मेर जिले को जो जल की उपलब्ध करवाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, राजस्थान का वह कौन सा बांध है जिसमें सभी मोरियां खोलने पर एक बूंद पानी भी बांध में नहीं बचता? दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से बांध की सभी मोरियां खोलने पर एक बूंद पानी भी नहीं बचता? तो इसका गांधी सागर नहीं है, जाखम बांध भी नहीं है, मेजा बांध भी नहीं है, टोडी सागर बांध में सभी मोरियां खोलने पर एक बूंद भी पानी बांध में नहीं बचता। इसके पश्चात है प्रश्न नंबर 20, राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील कौन सी है? दोस्तों भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील तो चिल्का झील नहीं है, डीडवाना झील नहीं है, पंचपद्रा झील भी नहीं है। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, सांभर झील। दोस्तों जो सांभर झील है वो भारत के कुल नमक का 8.7% उत्पादन करती है। इसके बाद है राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य कौन सा है? दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा अभयारण्य स्थित है? तो सज्जनगढ़ अभयारण्य नहीं है स्थित, कैला देवी अभयारण्य नहीं है, फुलवारी की नाल नहीं है, माउंट आबू अभयारण्य है। जो माउंट आबू स्थान है वो सिरोही में है दोस्तों, आपको पता है सिरोही में है, और यह राजस्थान का सबसे उच्चतम स्थान है। और सबसे निम्नतम स्थान कौन सा है दोस्तों? सांभर झील सबसे निम्नतम स्थान है। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 दोस्तों, किस पशु के बच्चों के लिए टोरडी या टोडिया शब्द का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों टोरडी या टोडिया किस पशु के बच्चों को कहा जाता है? तो बकरी के बच्चों को टोरडी या टोडिया नहीं कहा जाता, भैंस के बच्चों को नहीं कहा जाता, भेड़ के बच्चों को नहीं कहा जाता, ऊँट के बच्चों के लिए राजस्थान में टोरडी या टोडिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 23, पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है? दोस्तों पीवड़ा जो जीव है वो किस जीव की प्रजाति है? तो मछली की प्रजाति नहीं है, बकरी की प्रजाति नहीं है, और कुक्कुट की प्रजाति नहीं है, सांप की प्रजाति है। दोस्तों पीवड़ा राजस्थान का सबसे जहरीला सांप माना जाता है, और यह माना जाता है कि यह सांसों में जहर घोल देता है। इसके बारे में क्या है मुख्य बात? सांसों में जहर घोल देता है, सांसों में जहर। दोस्तों जब हम माना जाता है कि जब व्यक्ति सो रहा होता है तो यह व्यक्ति की छाती पर बैठ जाता है, और जब व्यक्ति सांस लेता है तो उसकी सांसों में जहर
घोल देता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 24, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? सरसों अनुसंधान केंद्र धौलपुर में नहीं है, करौली, भरतपुर, अलवर। तो करौली में भी नहीं है, अलवर में भी नहीं है, भरतपुर जिले में सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 25, कैमल मिल्क डेयरी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन 4 हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा राइट है, बीकानेर जिले में कैमल मिल्क डेयरी स्थित है। और केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र भी जोहड़बीड़, बीकानेर में स्थित है। इसके पश्चात है प्रश्न नंबर 26, राजस्थान का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? राजस्थान का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, राष्ट्रीय राजमार्ग 15, राष्ट्रीय राजमार्ग 8, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, राष्ट्रीय राजमार्ग 118। तो ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर राइट है, राष्ट्रीय राजमार्ग 8। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय राजमार्ग 15 है, NH 15 है, वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और इसके पश्चात प्रश्न नंबर 27, राज्य गीत केसरिया बालम सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया गया था दोस्तों? सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया गया था? मांगी बाई द्वारा, गौरी बाई द्वारा, अल्लाह जिला बाई द्वारा या मीराबाई द्वारा? दोस्तों सर्वप्रथम गाने का कार्य किसने किया था? मांगी बाई ने किया था। और इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति किसके द्वारा दिलाई गई थी? अल्लाह जिला बाई द्वारा दिलाई गई थी। और अल्लाह जिला बाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है, और गौरी बाई को मांड मल्लिका कहा जाता है, और मीराबाई को राजस्थान की राधा उपनाम से जाना जाता है। इसके पश्चात है प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किस जिले की आकृति गिलहरी के समान है दोस्तों? 4 ऑप्शन है हमारे पास, जयपुर, धौलपुर, टोंक या फिर भरतपुर। तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा भरतपुर जिले को की आकृति गिलहरी के समान है। जो धौलपुर जिला है दोस्तों, उसकी आकृति बतख के समान है, बतख। और टोंक जिले की आकृति है जो समचतुर्भुज पतंगाकार, समचतुर्भुज के समान है, समचतुर्भुज के समान है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 29, राजस्थान का नालंदा किस जिले को कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का नालंदा दोस्तों, नालंदा है वो शिक्षा के लिए विख्यात है, शिक्षा। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए विख्यात था। और वर्तमान में राजस्थान का नालंदा किसे कहा जाता है? तो जयपुर, कोटा, अलवर या फिर अजमेर को। तो इसलिए राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, कोटा को राजस्थान का नालंदा कहा जाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 30, आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है? महाराजा अनूप सिंह, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा करण सिंह, राव बीका। दोस्तों आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है महाराजा गंगा सिंह को। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि जो गंगा सिंह था उसने राजस्थान में गंग नहर परियोजना की शुरुआत की थी, गंग नहर परियोजना, इसीलिए महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31, राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने वाली प्रथम एकमात्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो चुकंदर से चीनी बनाने की प्रथम मिल हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर या फिर श्री गंगानगर। तो हनुमानगढ़ नहीं, जैसलमेर भी नहीं, बीकानेर भी नहीं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा, श्री गंगानगर में प्रथम चुकंदर से चीनी बनाने की मिल स्थापित की गई। इसके बाद प्रश्न नंबर 32, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 हीरा बाऊ उपाध्याय, ऑप्शन 2 गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन 3 जयनारायण व्यास या फिर जमनालाल बजाज। ऑप्शन 2 यहाँ पर दोस्तों राइट है, गोकुल भाई भट्ट। क्यों कहा जाता है दोस्तों गोकुल भाई भट्ट को? क्योंकि जो राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण था, जो 7वां चरण था, उसमें जो माउंट आबू है, माउंट आबू सिरोही में है, और माउंट आबू को उस समय क्या किया जा रहा था? गुजरात में शामिल किया जा रहा था। लेकिन गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से माउंट आबू को राजस्थान में शामिल कर लिया गया। इसके पश्चात हैं दोस्तों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राजस्थान दिवस 30 मार्च, 1 नवंबर, 26 नवंबर, 26 फरवरी।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा राइट है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? जो एकीकरण का चौथा चरण था उसमें 30 मार्च 1949 को यह पूर्ण हुआ। 30 मार्च 1949 को इसमें जो जयपुर को राजधानी बनाया गया था, प्रमुख रियासतें थी इसमें, इसी कारण इसे राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1 नवंबर को दोस्तों राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 फरवरी को संविधान निर्माण। 26 फरवरी को दोस्तों कुछ नहीं। और इसके पश्चात है प्रश्न नंबर 34। कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा था? ऑप्शन नंबर 1 है हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, खानवा का युद्ध, बयाना का युद्ध। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है। मेवाड़ का मैराथन कहा था। हल्दी घाटी को क्या कहा था दोस्तों? मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। मेवाड़ की थर्मोपल्ली दोस्तों, थर्मोपल्ली एक युद्ध हुआ था, विश्व में विख्यात युद्ध था और इसी कारण उन्होंने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था और दिवेर का युद्ध को कहा था मेवाड़ का मैराथन। इसके बाद है प्रश्न नंबर 35। बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहाँ धारण करती हैं? दोस्तों बोरला आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? तो ऑप्शन 4 है हमारे पास। नाक में, कान में, हाथ या फिर सिर। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट है। सिर पर बोरला नामक आभूषण धारण किया जाता है। इसके पश्चात है प्रश्न नंबर 36। फड़ वाचन का कार्य कौन करता है? ऑप्शन 1 भोपे, ऑप्शन 2 कालबेलिया, ऑप्शन 3 बंजारे, 4 सरगड़े। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, भोपे। और प्रश्न नंबर 37 है। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़, कोटा, मारवाड़, चावंड शैली। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट है, किशनगढ़। किशनगढ़ में बनी ठनी प्रसिद्ध है। और बनी ठनी को क्या कहा जाता है दोस्तों? बनी ठनी को कहा जाता है भारत की मोनालिसा। इसे क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा। इसके बाद है दोस्तों, किस दुर्ग के बारे में यह कहा जाता है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है? दोस्तों यह किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, सिवाना दुर्ग। तो यहाँ पर राइट जो ऑप्शन होगा वो होगा पहला ऑप्शन, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है। और कुंभलगढ़ दुर्ग दोस्तों राजसमंद में स्थित है, राजसमंद में। और चित्तौड़ दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है। और रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। और सिवाना दुर्ग बाड़मेर में 56 की पहाड़ियों पर स्थित है। इसके पश्चात है प्रश्न नंबर 39। किस दुर्ग के बारे में यह कहा गया है कि जब यहाँ गोला बारूद समाप्त हो गया तो दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे गए? अजमेर दुर्ग, चूरू का किला, लालगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है, चूरू का किला। प्रश्न नंबर 40 है। कच्छी घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? दोस्तों कच्छी घोड़ी नृत्य है यह कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का, मेवाड़ का, मेवात का या फिर शेखावटी प्रदेश का? तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट है, शेखावटी प्रदेश का। दोस्तों मारवाड़ कहा जाता है जोधपुर के आसपास एरिया को। और मेवाड़ कहा जाता है उदयपुर चित्तौड़गढ़ के एरिया को। और मेवात का प्रदेश है वो जयपुर साइड में, जयपुर और अलवर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे मेवात कहा जाता है। और जो शेखावटी क्षेत्र है वो है झुंझुनू, सीकर और नागौर के आसपास का क्षेत्र। इसके पश्चात है प्रश्न नंबर 41। तो प्रश्न नंबर 41 है दोस्तों, जहर पीर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जहर पीर तेजा जी को नहीं कहा जाता, पाबू जी को नहीं कहा जाता, रामदेव जी को नहीं कहा जाता, गोगा जी को जहर पीर कहा जाता है। इन्हें जहर वीर भी कहा जाता है, कभी कभी कहीं कहीं जहर वीर भी नाम मिलता है। तो आप कंफ्यूज न हो, एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाए जहर पीर या जहर वीर दोनों एक ही हैं, गोगा जी। इसके बाद है दोस्तों प्रश्न नंबर 42। कपिल मुनि का मेला कहाँ भरता है? सांभर, करौली,
पुष्कर या कोलायत। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट है, कोलायत। कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला भरता है और इस समय यहाँ पर दीपदान की परंपरा भी है। और प्रश्न नंबर 43, राजस्थान में लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? श्री महावीर जी, सालासर, पुष्कर, कैला देवी। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट है, श्री महावीर जी। प्रश्न नंबर 44, सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है? नागदा उदयपुर, ओसियां जोधपुर, बेणेश्वर डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट है, नागदा उदयपुर। दोस्तों वर्तमान में इसका नाम सास बहू है और प्राचीन समय में इसका नाम था सहस्त्र बाहु, जिसका नाम बिगड़कर क्या हो गया, सास बहू रख दिया गया। इसके पश्चात है प्रश्न नंबर 45 गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? दोस्तों गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का, मारवाड़, शेखावटी या फिर बाड़मेर। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट है, शेखावटी प्रदेश का गीदड़ नृत्य प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 46, चांद बावड़ी आबानेरी कहाँ स्थित है? दौसा, भरतपुर, टोंक, जयपुर। ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट है, दौसा में चांद बावड़ी स्थित है। प्रश्न नंबर 47, जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ मिले हैं? दोस्तों जुते हुए खेत के अवशेष कालीबंगा, पीलीबंगा, बेणेश्वर धाम या फिर गणेश्वर सीकर में। ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट है, कालीबंगा। दोस्तों यह स्थान है कालीबंगा, यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, हनुमानगढ़। और जो पीलीबंगा स्थान है वो भी हनुमानगढ़ में स्थित है। और बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में स्थित है और गणेश्वर सीकर आपको पता चल ही गया। इसके पश्चात है प्रश्न नंबर 48, पर्वतसर पशु मेला कहाँ भरता है? नागौर में, जयपुर में, सीकर में, भरतपुर में। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है, यहाँ पर नागौर में पर्वतसर पशु मेला भरता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 49, गोगामेड़ी पशु मेला कहाँ भरता है? दोस्तों गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ में, श्रीगंगानगर में, बीकानेर में, जोधपुर में। ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट है, हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी मेला भरता है। और हनुमानगढ़ में दोस्तों नौहर तहसील में भरता है, ये नौहर तहसील में। इसके बाद है प्रश्न नंबर 50, आज का हमारा अंतिम प्रश्न, ऊँटों के देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? दोस्तों ऊँटों के देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी या फिर तेजा जी। यहाँ पर हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो है पाबू जी, राइट। पाबू जी की पूजा क्यों की जाती है दोस्तों? क्योंकि उन्होंने ऊँट संरक्षण का कार्य किया था, इसी कारण पाबू जी को ऊँट संरक्षक देवता माना जाता है। और जब ऊँट बीमार पड़ता है तो पाबू जी के जो भोपे होते हैं उनके द्वारा जो फड़ का वाचन किया जाता है। और रायका और रेबारी जाती है, रायका या रेबारी जाति ऊँट पालक जाति मानी जाती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और आपके कुल कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये भी बताएं, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। थैंक यू।